नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका गोल्ड माइन क्लासेस में। गोल्ड माइन क्लासेस आपके लिए लेकर आया है 5000 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ऐसे प्रश्न जो हमारी जो पिछली परीक्षा थी उसमें आए हैं, अभी भी जो परीक्षा हो रही है उसमें आ रहे हैं, और आगे भी जो परीक्षा हो रही है उनमें ये देखने को हमें मिल सकते हैं। इस सीरीज़ में मैं यहाँ आपके सामने 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। बाकी प्रश्नों की सीरीज़ भी मैं आगे बनाता रहूँगा। मुझे आशा है अगर आप ये 5000 जो हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं इनको आप सही तरीके से देख लेते हैं तो आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे बहुत से जो स्टूडेंट होंगे उनको तो लगेगा कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और हमारे कुछ जो नए स्टूडेंट हैं उनको लगेगा बहुत टफ़ क्वेश्चन है। इसमें दोनों ही तरह के हमारे क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं, इजी भी हैं टफ़ भी हैं। और जिनको ये क्वेश्चन इजी लगते हैं उनके लिए तो ये एक रिवीजन सीरीज़ है, और जिनको ये काफ़ी कठिन लग रहे हैं वो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, और इस वीडियो को देखकर उनको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे और वो सही तरीके से आने वाली परीक्षा में इनको हल कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे ये 50 नंबर की एक जो सीरीज़ है इसमें मैंने हर एक प्रश्न को 1 नंबर का माना है। और आप इनको प्रश्नों को हल कीजिए और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन आपने हल करे हैं। और मैं इसके साथ ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कई बार हमारे एग्ज़ामों में आए हैं और बार बार रिपीट हुए हैं। और मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधे हम इस जो हमारे 50 जो गोल्डन क्वेश्चन हैं गोल्ड माइन क्लास के उसमें आते हैं। और उसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विशाल, जो हमारा विशाल स्नानागार है किस पूरा स्थल से हमें प्राप्त हुआ था। इसके हमारे 4 ऑप्शन हैं, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। और आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बार बार हर को मैं ऑप्शन को रिपीट करूंगा तो आप लोग का भी समय बहुत ख़राब हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं सीधे आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है हमारा मोहनजोदड़ो। इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। सिंध सभ्यता के जो महान स्नानागार जिसको हम बाथरूम कहते हैं इसके साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। और वर्तमान में जो हमारा मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में स्थित है। और हमारा जो अब दूसरा क्वेश्चन है वो है कौन हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित था। इसका भी हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है हमारा लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोदरा। इसका सही आंसर है हमारा धोलावीरा। थोड़ा इसकी व्याख्या देखते हैं। जो धोलावीरा गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित एक हड़प्पी नगर था। ये आयतकार बना था। इस नगर को 3 भागों में जैसे कि किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है श्री भगवत मौलिक जो हमारी भगवत गीता है मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। ये हमारी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी भगवत गीता। थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। श्री भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये जो प्राचीन हमारा जो ग्रंथ है महाभारत उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारा चौथा क्वेश्चन है गौपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है। इसके हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। आप देखिए 4 ऑप्शन। इसका सही आंसर है हमारा अर्थवेद। और इसकी हम थोड़ी व्याख्या देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञ तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों से संबंधित हैं। गौपथ ब्राह्मण भी हमारा अर्थवेद से संबंधित है। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित हैं। इसका इसका हमारा ऑप्शन है 4, मौर्य, सुंग, सातवाहन, कुषाण वंश। इसका सही आंसर हमारा मौर्य। थोड़ी व्याख्या देखते हैं। मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। हमारा जो छठा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है। देखिए ये 4 ऑप्शन है आपके पास और उसको स्क्रीन पॉज कीजिए, और अगर आपका आंसर यह है तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर है हमारा बुद्ध धम्म संघ। थोड़ी व्याख्या देखते हैं इसकी। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के भाग हैं। सही बात है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांट लिया गया था। इन्हीं को हम त्रिपिटक कहते हैं। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। देखिए 4 ऑप्शन है आपके। ये
आप देखिए, पॉज कीजिए स्क्रीन। अगर आपका आंसर ये है तो आपका 1 नंबर और प्लस हो गया। माध्यमिक, थोड़ी व्याख्या देखते हैं। माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी परिचित रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ये हमारे 4 ऑप्शन देखिए आप। सांची, नालंदा, राजगृह, पावापुरी। और इसका जो आंसर है हमारा राजगृह है। इसकी हम थोड़ी व्याख्या देखते हैं। राजगीर, जिसका पुराना नाम हमारा राजगृह है, बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की वेबरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ओके, अब हम हमारा जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है देखते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। जो हमारा वल्लभी विश्वविद्यालय है, ये हमारा गुजरात में स्थित है। थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ में स्थित है। यह प्राचीन काल में पश्चिमी भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। हमारा 10वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। इसका सही आंसर है कौशाम्बी। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। कौशाम्बी जैन एवं बौद्ध धर्म के लोगों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार उपदेश दिए थे तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया था। तथा कौशाम्बी में जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल प्रभासगिरी भी है। देखिए, ये दोनों तरफ से जैन और बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। यहाँ पे बुद्ध जी ने उपदेश भी दिए थे और ये जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थल प्रभासगिरी यहीं पे स्थित है। नयनार कौन थे? 11 क्वेश्चन हमारा। नयनार कौन थे? शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे, सूर्यपासक थे। इसका सही आंसर है शैव। थोड़ा समझे इस बारे में। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषा में हुआ था, जहाँ पर 2 संप्रदायों का जन्म हुआ। जो भगवान विष्णु को मानते वो अलवार कहलाए और जो भगवान शिव की उपासना करते थे वो नयनार कहलाए। और हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, बेसनगर अभिलेख में संबंधित हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। देखिए, इसके 4 ऑप्शन हैं ये, और इसका सही आंसर देखते हैं हम, तक्षशिला। इसकी हम थोड़ी व्याख्या देखते हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उल्लेख स्मारक बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यमन शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया था। बहुत महत्वपूर्ण यह है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? गृह विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ के जो शिला अभिलेख है, जैन परंपराओं से, अशोक के स्तंभ से। इसका सही आंसर है हमारा रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। इसकी हम थोड़ी व्याख्या देखते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ जो गुजरात में स्थित है इस समय, शिलालेख में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल पुष्यगुप्त ने सिंचाई के लिए एक बांध का निर्माण किया था, जिससे सिद्ध होता है कि जूनागढ़ भी मौर्य राज के अंतर्गत था। ठीक है, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर फैली थी? गुप्त, मौर्य, कुषाण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मौर्य वंश और कुषाण वंश की जो सीमाएं थी हमारे देश से बाहर तक फैली हुई थी। देखिए, थोड़ी व्याख्या देखते हैं। मौर्य राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत तक फैली थी तथा कुषाण वंश की सीमाएं अफगानिस्तान एवं चीन के तुर्फान तक फैली थी। हमारा 15वां क्वेश्चन, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? हमारे 4 ऑप्शन हैं, कासरपण, दिनार, निष्क, सुवर्ण। सही आंसर है हमारा दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। देखिए, इसमें लिखा भी यही है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था तथा जो जो रजत की या चांदी की मुद्रा थी उसको हम रूपक कहते थे। हमारा जो 16वां क्वेश्चन है वो है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ये हमारे 4 ऑप्शन है, नरसिंह वर्मन, समुद्रगुप्त, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय। और चारों ही बहुत प्रतापी राजा थे, हमारे इतिहास के महान शासक में गिने जाते हैं। और इसका सही आंसर है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने ही महाबलीपुरम में रथ के मंदिरों का निर्माण कराया था। थोड़ा पढ़ें इसके बारे में। महामल श्रेणी का विकास पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ था। इसी शैली के अंतर्गत महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। सही है। हमारा जो हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है वह है हमारा, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? जयदेव, सूरदास, केशव और मीरा। इसका सही आंसर है हमारा जयदेव। थोड़ी इसकी व्याख्या देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल। इसमें सही आंसर है हमारा धर्मपाल। इसकी व्याख्या देखते हैं। विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने कराई थी। सही बात है।
और हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसका कारण था मंगोलों से अपने राज्य की सुरक्षा करवाना। और हमारा 20वां क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, आगरा, काबुल, दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। व्याख्या देख लेते हैं। ये भी व्याख्या वही कह रही है हमारी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के सल्तनत में किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? 4 ऑप्शन है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर है हमारा मुबारक खिलजी। और इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर दिया था। बाद में कैसे मुक्त होकर वह सुल्तान बना, फिर उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। किसने कर दिया था? मुबारक खिलजी ने। हमारा जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है। बेरोजगारों की सहायता दिल्ली के किस शासक ने रोजगार कार्य की स्थापना की थी? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है हमारा फिरोज शाह तुगलक। थोड़ी व्याख्या पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जनता की भलाई के लिए कुछ कार्य किए, मतलब कुछ कार्य किए, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, तो कुछ कार्य करे। उनमें से एक रोजगार कार्यालय का निर्माण कराया था, ताकि बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति मिले वहाँ के लोगों को, या समस्या का हल हो। हमारा जो 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अन्न के ऊपर से टैक्स या कर समाप्त कर दिया था? इसका हमारे 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन, गयासुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। सही आंसर है, अगर आपका सही आंसर अलाउद्दीन ये सिकंदर लोदी है तो आप सही हैं बिल्कुल। और इसकी हम व्याख्या देखते हैं। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात नाम के कर को समाप्त कर दिया था। हमारा जो 24वां क्वेश्चन है, वह है हमारा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कौन थे अष्टदिग्गज? देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है इसके, 8 मंत्री थे, या 8 तेलुगु कवि थे, या 8 तमिल कवि थे, या 8 परामर्शदाता समिति थी। 8 लोगों की जो भी एक कोई समिति होगी वो थी। इसका सही आंसर अगर आपका है 8 तेलुगु कवि, तो आप सही हैं बिल्कुल। और देखिए इसका आंसर, इसका हम थोड़ी व्याख्या देखते हैं। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। ठीक है। अष्टदिग्गज इनके दरबार के तेलुगु भाषा के 8 विद्वान थे। बहुत ही विद्वान लोग थे ये। कृष्णदेव राय आपने सुना होगा, तेलानी रामा वाला है, वही है सभी है। और हमारा जो 25 नंबर का क्वेश्चन है, हमारी ये 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका ये हाफ यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसका एंड होता है यहाँ पे। 25वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था। इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण पूरा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने इसी की 5वीं मंजिल का निर्माण करा था। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसमें कोई योगदान नहीं दिया गया। इसका कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरे लाइफ युद्ध में बिजी रहा था। और हमारा जो 26 नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, बलबन। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद तुगलक, जिसका नाम जौना खा था, उसकी याद में की। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध हमारा जो 28वां क्वेश्चन है वो देखते हैं। अफगानिस्तान पर अधिकार के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? कौन था पहले देखते हैं। उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, दौलत खां, हसन खां। और इसका आंसर हमारा है दौलत खां। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। इसने इसलिए निमंत्रण दिया था, इसके जो उस टाइम का जो तत्काल शासक था इब्राहिम लोदी, उससे इसके संबंध अच्छे नहीं थे। वही चाहता था कि बाबर आए, उसको हराए और लौट कर यहाँ से चले जाए और यहाँ मैं कब्ज़ा कर लूँ हिंदुस्तान में। लेकिन उल्टा हुआ, बाबर यहाँ आया, युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी को हराया, लेकिन वो यहाँ से नहीं गया और वो यहीं जम गया।
और अब देखिए हम हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? कौन से था? 4 युद्ध हैं: पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और खारा युद्ध। और आपका आंसर अगर खानवा है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। और इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। देखिए, खानवा का युद्ध 1527 में होता है, ये भी आपको याद करना चाहिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। कभी कभी आता है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, और ये 1527 का आंसर है। इसलिए आप जो मैं ये आपको सीरीज़ है मेरी, ये 50 क्वेश्चन की, ये तो एक डेमो सीरीज़ है, इसको आप देखिए। इसमें आपको डिटेल में समझने को मिल रहा है कि ये पूरा इस जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, और अगर आप इतना ही मुझे मोटिवेट करेंगे, इतना मेरा सपोर्ट करेंगे, तो मैं आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा हिस्ट्री के। हिस्ट्री के क्या, जो अदर सब्जेक्ट हैं उन सब के, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऐसे कई जो हमारे एग्ज़ामों में आते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट दूं। चलिए हम चलते हैं अपने आप 30 नंबर के क्वेश्चन में। निम्न, हाँ देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? शाहरुख खान नहीं, शाहरुख। देखिए इसका हमारे 4 ऑप्शन है: अकबर, बाबर, शाहजहाँ और हुमायूं। अगर आपका आंसर है बाबर तो आप बिल्कुल ठीक हैं। बाबर ने ही शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के को अपने कार्यकाल के समय चलाया था। और हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये में की विनिमय दर क्या थी? विनिमय मतलब अनुपात क्या था? जैसे डॉलर का और रुपये का होता है, वैसे ही क्या था इसका? 16:1 का, 32:1 का, 48:1 का, 64:1 का। इसका सही आंसर है हमारा 64:1 का। मतलब अगर आप 64 सिक्के तांबे के देंगे तो आपको एक सिक्का चांदी का मिलेगा। देखिए शेरशाह सूरी की विशेषताएं देखिए। शेरशाह सूरी की जो मुद्रा व्यवस्था थी बहुत अत्यधिक विकसित थी। देखिए आज जो हम रुपये का यूज़ करते हैं, ये शेरशाह सूरी के ही उन्होंने ही इसको उस टाइम लागू किया था अपने कार्यकाल में। और आज का ये जो उस टाइम मुद्रा आती थी, लेकिन अब ये जो हमारा आज नोट आता है, कहीं ना कहीं ये शेरशाह सूरी ने ही हमारे देश में ये मुद्रा व्यवस्था को लागू किया था। देखिए दाम और रुपये की विनिमय दर 64:1 थी, जो मैंने आपको बता दिया। हमारा 32वां क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुनबा का निर्माण किसने कराया था? देखिए आप 4 ऑप्शन है आपके: हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहाँ। अगर आपका आंसर शेरशाह सूरी है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने कराया था, सही बात है। इसमें स्थित किला एक कुनबा मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था, ये भी सही बात है। हमारा जो 33 नंबर का क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? देखिए इब्राहिम गारदी, हकीम सूर, टोडी बेग और मोहम्मद लोदी। अगर आपका आंसर है हकीम सूर, आप बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ा पढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति हकीम सूर था। और इसमें जो अकबर के साथ हुआ था, और उसमें जो अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह था, सब जानते हैं आप। हमारा जो 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वो कौन था? पेलसल्ट, हॉकिंस, निकोलाओ मनुची। नाम भी बड़े टफ हैं इनके, तो लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। पीटर मुंडी। देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या है। अगर आपका आंसर पेलसल्ट है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ा पढ़ें पेलसल्ट के बारे में। पेलसल्ट एक डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया था, और इसने ही अपनी कुछ किताबों में यहाँ का जहांगीर के शासन का विवरण दिया था। क्योंकि उस टाइम तो जो प्राचीन काल था उसमें बाहर से लोग आते थे और यहाँ के राजाओं के देखते थे कि ये लोग यहाँ पर कैसा काम कर रहे हैं, कैसे इनकी व्यवस्था है। ऐसे कई जो विदेश के पर्यटक थे, हमारे विद्वान थे, हमारे यहाँ आते थे। जैसे हबीब सिंह आया था, फ्रेंगन, सभी ये लोग आते रहते थे यहाँ पे। हमारा देश इतना महान था उस समय, इतना मतलब जो सोने की चिड़िया था, इतना भी हर जगह से, चाहे हमारा धन हो चाहे विद्या हो, सब कुछ यहाँ पर्याप्त मात्रा में थी। इसका हो गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के प्रयास प्रस्ती वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का मिलता है, शाहजहाँ का मिलता है, औरंगजेब का मिलता है, या दारा सिकोह का मिलता है? थोड़ा पढ़ें। ये जहांगीर, जो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रस्ती का वाले स्तंभ है, उसमें हम जहांगीर का भी हमें जिक्र मिलता है। उसमें प्रयाग प्रस्ती समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पर जहांगीर का भी एक लेख अंकित है।
मतलब जो ये प्रयाग बस्ती है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है पूर्ण रूप से, और इसमें ये लोग, इन लोगों का भी जिक्र मिलता है इसमें। अब 36 नंबर का है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? दिलेर खां, जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खान। इसका सही आंसर है हमारा जय सिंह। इसकी थोड़ी व्याख्या देते हैं। पुरंदर के किले में शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। कब? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1665। हमारा 37 नंबर का जो क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? नाम भी बड़ा टफ है ये तो। ये थे हमारे दारा सिको, सूजा, औरंगजेब और मुराद। इसका सही आंसर है हमारा दारा सिको। थोड़ा पढ़ते हैं इस बारे में। उपनिषदों पर फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में दारा सिको ने किया। दारा सिको बहुत ही विद्वान आदमी था, और ये शाहजहाँ चाहता था कि दारा सिको को वो अपना उत्तराधिकारी बनाए, लेकिन औरंगजेब ने शासन के सत्ता पाने के लिए, अपने पिताजी का, अपने पिता का शासन को लेने के लिए इसको, शाहजहाँ को जेल में, ताजमहल में डाल दिया, बंद कर दिया। एक तरह से जेल ही हुई। जब किसी को हम बंद कर दिया है तो जेल के अंदर ही तो एक तरीके से माना जाएगा। और दारा सिको की इसने हत्या कर दी थी। लेकिन दारा सिको कितना विद्वान था ये आप देख लीजिए। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में दारा सिको ने किया था। शाहजहाँ ने दारा सिको को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। मतलब शाहजहाँ दारा सिको से ज़्यादा प्रेम करता था, लेकिन औरंगजेब ने इसको, दारा सिको की हत्या करके खुद सत्ता में बैठ गया था। हमारा जो 38वां क्वेश्चन है वह है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसके हमारे 4 ऑप्शन हैं, लेडन और स्किन, विलियम हॉकिंस, फिंच और पीटर मुंडी। इसका अगर आंसर आपका है लेडन और स्किन तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लेडन और विलियम रस्किन ने किया था। देखिए इसके बारे में है। और हमारा जो 39 नंबर का क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? इसका कई बार आया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जामों में देखने को मिला है और तरह तरह से घुमा फिरा के पूछता है। पहला आंसर है अनवार है सुहेली, रजमनामा, हस्त बहिश्त, आयार दानिश। इसका सही आंसर है हमारा रजमनामा। अब थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों को रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया था। इसका निर्देशन फैजी ने किया था और इसमें नकीब खां बदायूं ने उनका पूरा सहयोग किया था। हमारा जो 40 नंबर का क्वेश्चन है वह है, दारा सिको को किस स्थान पर दफनाया गया? दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद, लाहौर। इसका सही आंसर है हमारा दिल्ली। दारा सिको को दिल्ली में दफनाया गया था। हम आते हैं 41 क्वेश्चन में। इसमें किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हर राय, गुरु तेग बहादुर। सही आंसर है हमारा गुरु रामदास। और इसकी व्याख्या देखते हैं। चौथे गुरु रामदास के समय में मुग़ल बादशाह अकबर ने उनकी बीवी भानी को 500 बीघा ज़मीन दी थी। और हमारा जो 42 नंबर का क्वेश्चन है, 42 नंबर का, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है? कहाँ पे? रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड, शिवकुंड। देखिए हेमकुंड में, हेमकुंड हमारा आप जानते हैं उत्तराखंड में, और ये सिख धर्म का एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है यहाँ पे। हेमकुंड जिला चमोली उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। और हमारा जो 43 नंबर का 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? देखिए बारबोसा, डोमिंगो पाया, पीटर मुंडी, फनायो नुनीज। इसका सही आंसर हमारा पीटर मुंडी। दिए गए विकल्पों में पीटर मुंडी एक ब्रिटिश नागरिक था तथा से सभी पुर्तगाल थे। ये बाकी इसको छोड़ के सब पुर्तगाल के थे। हमारा जो 44 नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ़ख्तियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। इसका सही आंसर अगर आपका है शाह आलम द्वितीय, आप बिल्कुल ठीक हैं। इसकी थोड़ी व्याख्या देखें। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी थी। दीवानी मतलब कि वहाँ से राइट, रेवेन्यू और टैक्स लेने का अधिकार दे दिया था। ऐसे काम करे हमारे जो थे शासक, तभी तो अंग्रेज़ों ने हमारे देश में कब्जा किया। अगर सब मिल के लड़ते तो शायद हमारा देश गुलाम भी नहीं होता। इन कई लोगों ने तो अंग्रेज़ों का साथ दिया, कई लोगों ने उनकी गुलामी करी, और कई लोग उनसे युद्ध में हार गए।
हमारा जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, 45 नंबर, सिख के राज का अंतिम राजा कौन था? देखते हैं। खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह, दिलीप सिंह। सही आंसर है हमारा दिलीप सिंह। जो थे महाराज दिलीप सिंह, सिख के साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया था, और ये बहुत इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था अंग्रेज़ों से भी। और हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है, तृतीय आंगल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? आंगल मतलब अंग्रेज और मराठा के बीच युद्ध हुआ था, वो किससे संबंधित है? सन जॉन सोर से, लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कार्नवालिस से। इसका हमारा आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तृतीय जो अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 1818 में हुआ था, ये हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित था। हमारा जो 47 नंबर 47 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? नंबर हम एक है हमारे लॉर्ड कार्नवालिस, एलन बेरो, विलियम बेंटिक, जॉनसन। सही आंसर है हमारा लॉर्ड एलन बेरो ने। थोड़ा पढ़ें इस बारे में। 1843 के एक्ट के द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बेरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय एलन बेरो को जाता है। वैसे और भी अंग्रेज लोगों ने कई अच्छे काम भी किए थे, बुरे काम तो करे थे इंडिया में, लेकिन कुछ अच्छे काम भी करे थे इन्होंने यहाँ की जनता के लिए। सती प्रथा का करा था इन्होंने, पिंडारी का दमन, कई टाइम से बहुत से काम भी किए गए थे, शिक्षा के लिए काम किया था उन्होंने। अब हमारा जो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड कर्जन, रिपिन, मेयो, लॉर्ड मिंटो। इसमें तो सब जानते हैं कि ये हमारे मेयो थे। नो, ये गलत हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर हमारा मेयो होगा। हाँ देखिए, बाई चांस ये गलत टाइप हो गया इसमें, सॉरी इसके लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई थी, जब वो वहाँ घूम रहे थे। ठीक है, घूम रहे थे, किसी ने इनकी हत्या कर दी थी। और हमारा जो 49 नंबर का क्वेश्चन है वो है, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसने अपनाई थी? देखिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। देखिए, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो ने ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। देखिए कैसे, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो ने फूट डालो और राज करो की नीति लागू की थी। इस नीति के तहत ही जो वो कर्जन थे, उन्होंने तो बंगाल का विभाजन किया, और मिंटो ने एक हमारे जो मोहम्मदन थे, मुसलमान भाई थे, उनके लिए इन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली को इन्होंने प्रोत्साहित किया। ऐसे काम भी करे इन्होंने, अच्छे करे तो बहुत ज़्यादा बुरे भी करे। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, हमारी जो 5000 जो प्रश्नों की सीरीज है, उसका एक छोटा सा भाग अभी ख़त्म हो रहा है। 50 जो क्वेश्चन थे उसके, और आगे मैं आपको और लंबे लंबे वीडियो दूंगा। अगर आपको मेरे ये मेहनत पसंद आती है, ये वीडियो आपको पसंद आती है, तो मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे हिस्ट्री के क्वेश्चन की विद डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आए हैं, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। उसके बाद फिर इसको टाइप करना पड़ता है, फिर इसमें वीडियो बनानी पड़ती है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत काम होता है। इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। और बस मेरा आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना सहयोग प्रदान करते रहें मुझे, और मोटिवेट करते रहें। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, ना मुझे कोई लालच है आपसे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ ज़बरदस्ती तो है नहीं किसी से, वो तो आपका अपना दिल है। हाँ, बस ये है कि अगर आप लाइक करते हैं या कुछ भी करते हैं, मोटिवेट करते हैं मुझे, तो मुझे ऐसी और अच्छी अच्छी सीरीज़ बनाने के लिए मैं मोटिवेट हूँगा, और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। देखते हैं हमारा 50वां क्वेश्चन। हमारा 50 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किसके कार्यकाल में किया गया था? देखिए, इसमें लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग। इसका सही आंसर अगर आपका है, क्या है आपका बताइए? आपका लॉर्ड हार्डिंग है, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। आपने एक नंबर और ऐड कर लिया अपने जो टेस्ट में था। देखिए, थोड़ी व्याख्या देखते हैं इसकी। लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया था, और एक भव्य दरबार का इन्होंने वहाँ पर आयोजन किया था। देखिए कैसी सभी चापलूसी करी इन लोगों ने भी, अंग्रेज़ों ने भी अपने बड़े अधिकारियों की, और हमारे जो भारत के लोग थे उनका शोषण हुआ।
बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। बहुत बलिदान दिया लोगों ने, हमारे सभी धर्म के लोग थे उसमें। और बड़ा दुख होता है कि इतना इन अंग्रेज़ों के हमें इतना गुलाम रहना पड़ा इतने साल तक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हमारा क्या है। देखिए, बी कंटिन्यूड, नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। इसका अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, ये तो हमारे 50 जो क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए हैं। अगला पार्ट मैं थोड़ा और, अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो और अच्छा बनाऊंगा मैं, और थोड़ा और बड़ा बनाऊंगा, 100 या 200 का रहेगा कम से कम। और हाँ, आपने जो भी ये क्वेश्चन देखे, और आशा करेंगे आपने अपने नंबर जोड़े होंगे कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर किसी के जो 45 से प्लस नंबर है, समझ लीजिए वो तो बहुत ज़्यादा ही करीब हैं हम गवर्नमेंट जॉब के, मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है एसटी में। और जिसके 40 प्लस हैं, हाँ, वो भी अच्छा कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, पढ़ाई मेहनत कर रहे हैं, और वो भी जल्दी ही जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं वो उनको मनोकामना उनकी पूरी हो। लेकिन जो व्यक्ति, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी हैं जो 30 से नीचे हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको मेहनत कराऊंगा और आपको मैं सफल ज़रूर बनाऊंगा। आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप एक गवर्नमेंट जॉब को ले सकें। तो इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और आप लोग का बहुत धन्यवाद। आपने ये 50 जो हमारे क्वेश्चन थे इसकी सीरीज़ को आपने देखी, और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और अगर मुझसे हो सकता है कि कोई इस सीरीज़ में कोई गलती हुई हो, तो वही मुझे आप लोग मुझे बताएंगे, ताकि मैं उसको करेक्शन कर दूंगा। देखिए, इस संसार में गलती हर किसी से होती है, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, हर गलती होती है। लेकिन अपनी गलती को जो मानता है वही महान होता है। इसलिए हो सकता है मुझसे कोई गलती हो बताने में, जैसे कि मेरा क्वेश्चन अभी गलत हो गया था, गलत टाइप हो गया था, होता ही है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, और थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है। ठीक है, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। हमारी जो गोल्ड माइंड क्लास की जो हमारी फिर से सीरीज आएगी 5000 प्रश्नों की, उसके हम अगले पार्ट्स में देखते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसमें। तब तक के लिए नमस्कार।